हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और खूब मन लगाकर अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर सिटीजनशिप और अभी तक हमने 2 पार्ट कर लिए हैं इस चैप्टर के। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो ज़रूर देखें। ओके, तो पार्ट वन में मैंने आपको सिटीजनशिप और सिटीजन के बारे में बताया था और भी काफ़ी फैक्ट्स को कवर किया था। एंड पार्ट सेकंड में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में बताया है उसके बारे में पढ़ा था। और साथ में ही मैंने आपको पार्ट सेकंड लेक्चर में ये भी बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के लिए कोई भी परमानेंट और कोई किसी भी प्रोविजन को इलेबोरेट करके नहीं बताया और पार्लियामेंट को पावर दी कि आने वाले टाइम में अगर उनको सिचुएशन के हिसाब से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसी पावर के बेस पर एक एक्ट पास किया गया जिसको आप सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से जानते हो। और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और आप सब ने ध्यान से हर फैक्ट को समझना है क्योंकि आगे आने वाले टाइम जैसे कि ईयर 1986, ओके, 1992, 2003, 2015, 2005, ठीक है, 2019, इन सब में क्या होंगी? इस एक्ट में अमेंडमेंट होंगी। ओके, अगर आप एक्ट को अच्छे से समझोगे तभी आप अमेंडमेंट को भी अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अमेंडमेंट्स को करेंगे, कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई, और इस लेक्चर को आपने अच्छे से समझना है क्योंकि ये लेक्चर जो है वो बेस है बाकी जो आने वाला लेक्चर है हमारा अमेंडमेंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। तो सबसे पहले बात आती है इस एक्ट के नेम की, जो एक्ट है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब बात करते हैं कि ये किसने इनेक्ट किया। तो ऑब्वियस है जिसको पावर मिली है वही इनेक्ट करेगा। तो हमारी इंडिया में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो इनेक्ट कर सकता है सिटीजनशिप के मैटर में एक्ट को, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको कब लागू किया गया। तो वो लागू किया गया 30 दिसंबर 1955 में। अब बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि सिटीज़न को एक्यूजेशन टर्मिनेशन के रूल को पता होना चाहिए क्योंकि संविधान की कमेंसमेंट तक ही की बातें लिखी हैं, बट अगर किसी को संविधान के लागू यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप लेनी है या सिटीजनशिप छोड़नी है तो वो कैसे कर सकता है, इस चीज़ के बारे में बताया था। ओके, तो सिटीजनशिप जैसे कि हमने पढ़ा सिटीजनशिप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं और ये पार्ट सेकंड में लाई करते हैं, पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उन लोगों के लिए कवर किया है जो कमेंसमेंट के टाइम तक हैं यानी कि 26 जनवरी 1950 तक और उससे पहले। बट सिटीजनशिप अगर किसी को 26 जनवरी 1950 के बाद लेनी है तो वो कैसे ले सकता है, इसके बारे में बताया गया है हमारे एक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है, कौन कौन से तरीकों से ले सकते हैं। मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप, तो मेनली 5 वे हैं जिसके थ्रू आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। पहला बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी। तो एक एक करके इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। जो सबसे पहले हम करेंगे बाय बर्थ, यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 3 में क्या बोला गया है उसके बारे में। एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी, ओके, 26 जनवरी 1950 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ।
तो जो भी पर्सन इंडिया में पैदा हुआ आफ्टर 26 जनवरी 1950 को वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन था। पेरेंट्स का सिटीजन होना ज़रूरी नहीं था, बस बर्थ इंडिया में होनी चाहिए थी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम रवि है, उसका बर्थ दिल्ली में, ठीक है, 10 मार्च 1952 में हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन है, चाहे उसके माँ बाप किसी और कंट्री के ही क्यों ना हो। ओके, तब भी वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा क्योंकि जन्म इंडिया में हुआ है। और एक बात जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसको आप ज्यूस सोली प्रिंसिपल बोलते हो। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ज्यूस सोली प्रिंसिपल, यानी कि राइट ऑफ द सोइल, बर्थ प्लेस बेस्ड सिटीजनशिप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आप बोल सकते हो राइट ऑफ द सोइल। ठीक है, जहां इसको आप बोल सकते हो बर्थ प्लेस बेस्ड सिटीजनशिप। ओके, आपने ये याद रखना है। ज्यूस सोली मीन अगर कोई बाय बर्थ सिटीजनशिप है तो उसको आप ज्यूस सोली बोल सकते हो, यानी कि बर्थ प्लेस बेस्ड सिटीजनशिप, द राइट ऑफ द सोइल। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाय डिसेंट, जिसको आप सेक्शन 4 में देखोगे इस एक्ट में, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शेल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ऑफ हिज बर्थ। दिस वाज ओरिजिनली लिमिटेड टू फादर ओनली। तो क्या कहा गया है इस एक्ट में कि अगर कोई इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो इंडियन सिटीजन तब बनेगा अगर उसके फादर उस टाइम इंडियन सिटीजन थे। ठीक है, तो 1955 के एक्ट में सिर्फ फादर लिखा था, मदर का मेंशन नहीं था। इसको भी आप एग्जाम्पल से समझो कि एक लड़की है जिसका नाम सीता है, ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ है? लंदन में, वो हुआ 1960 में। उसके फादर उस टाइम पे इंडियन सिटीजन थे, तो सीता भी इंडियन सिटीजन है बाय डिसेंट। ठीक है, पेरेंट्स के थ्रू। ओके, और इसको आप क्या बोलोगे? ज्यूस सनग्यूनिस। ठीक है, ये लेटिन वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसमें आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, पहला ज्यूस सोली था, अब ज्यूस सनग्यूनिस है। ठीक है, तो इसका मीन क्या है? इसका मीन है राइट ऑफ ब्लड। ठीक है, खून के रिश्ते से, खून के सिटीजनशिप, यानी कि पेरेंट्स के थ्रू सिटीजनशिप। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको दोनों समझ आ गए होंगे, ज्यूस सोली एंड ज्यूस सनग्यूनिस, बाय डिसेंट एंड बाय बर्थ, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। अब चलते हैं आगे, बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5। ठीक है, तो कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है इंडियन की सिटीजनशिप के लिए, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि जो लोग इंडियन ओरिजिन के थे, ठीक है, इंडिया से कनेक्शन रखते हैं, वो गवर्नमेंट को अप्लाई करके सिटीजन बन सकते हैं। ये सेक्शन जो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इंडिया से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखते हैं। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले, इंडियन ओरिजिन या रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन ओरिजिन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। तो बेसिकली इसका मीन क्या है? ठीक है, मान लीजिए कि एक लड़की जिसका नाम सुमन है, ठीक है, सुमन नाम की एक लड़की है, वो इंडियन ओरिजिन की है और लास्ट 6 मंथ से मुंबई में रह रही है, वो रजिस्टर हो सकती है। कैसे? देखो, सुमन के दादा दादी ब्रिटिश इंडिया के टाइम लखनऊ के थे। ठीक है, इसके जो दादा दादी थे वो लखनऊ के थे। ओके, पर फैमिली इंडिपेंडेंस के बाद कीनिया शिफ्ट हो गई। फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गई? कीनिया में।
ठीक है, जब वो पहले खुद इंडिया की सिटीजन रह चुकी हो। तो सुमन इंडिया में अगर 6 मंथ से रह रही है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई करके सिटीजन बन सकती हैं। और यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का मीन है कि उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए थे या वो पहले इंडिया की सिटीजन रही हों। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है बट बाहर रह रहा है, अब्रॉड में रह रहा है। तो वो कैसे, चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये उन लोगों के लिए था जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया। उनके पास अभी रजिस्ट्रेशन का राइट था, गवर्नमेंट उनका कनेक्शन देखकर अप्रूव कर सकती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है राजेश नाम का, ठीक है, जिसके एनेस्टर्स, जिसकी फैमिलीज, ठीक है, गुजरात के हैं, गुजरात के थे और उनका परिवार 1920s में साउथ अफ्रीका चला गया। ठीक है, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका चला गया, शिफ्ट हो गया और राजेश अभी भी अपनी इंडियन रूट्स को मेंटेन करता है और इंडिया में वो रहना चाहता है। वो इंडियन ओरिजिन होने के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है इवन दो कि वो अब्रॉड रहता है। ओके, देन चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजनशिप। अब इसका क्या मीन है कि अगर कोई फॉरेनर की शादी एक इंडियन सिटीजन से होती है, ठीक है, वो स्पाउस भी इंडियन सिटीजन ले सकती है। कैसे, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। बट कंडीशन ये है कि जो मैरिज है वो लीगल होनी चाहिए, ठीक है, और उस स्पाउस को इंडिया में रहना भी पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैरी, ठीक है, यूके की सिटीजन थी, ठीक है, उसकी शादी इंडिया के सिटीजन से हो जाती है, ठीक है, जिसका नाम आप उमर ले सकते हो। ठीक है, उमर इंडिया का सिटीजन है और मैरी जो यूके की है। तो ये इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब वो सिटीजनशिप ले सकती है, यानी कि मैरी सिटीजनशिप ले सकती है अपने मैरिज के बेसिस पर। ओके, तो मैरिज के बेसिस पर वो फॉर्म फिल कर सकती है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसका बैकग्राउंड वेरीफाई करेगी, ठीक है, और वेरीफाई करेगी फिर अप्रूवल देगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ द इंडिया। ओके, इसको भी समझते हैं। तो अगर कोई, एक सेकेंड, person whose parents are registered citizen of India, ठीक है। तो अगर किसी के पेरेंट्स ने पहले ही रजिस्ट्रेशन ली है, ठीक है, लेकर इंडिया का सिटीजन बना हो और उसके एडल्ट चिल्ड्रन भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इंडियन की सिटीजन के लिए। ये एक कॉन्टिन्यूटी राइट है, ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूटी राइट है। ऑलराइट, और इंडियन कनेक्शन मेंटेन करने के लिए इसको ये कॉन्टिन्यूटी राइट है, तो ये इसके साथ एक इंडियन कनेक्शन मेंटेन होगा। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझिए कि रीना के पेरेंट फिजी कंट्री है, फिजी में रहते थे और 1960 में रजिस्ट्रेशन के थ्रू उन्होंने इंडिया की सिटीजन ली। अब रीना भी इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहती है तो वो अपने पेरेंट्स के रजिस्टर्ड सिटीजनशिप के बेसिस पर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकती है। इसमें आपका ना एक पॉइंट रह गया है, ठीक है, वो है माइनर चाइल्ड का, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा अंडर 18 है, यानी कि 18 साल से छोटा है और उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, तो पेरेंट उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझो अरुण 10 साल का है, ठीक है, अरुण 10 साल का है, उसके पापा इंडियन सिटीजन है पर फैमिली दुबई में रहती है, ठीक है। अरुण के पापा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भेज सकते हैं ताकि अरुण को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सके, ठीक है। ये आ गया आपका माइनर चाइल्ड से रिलेटेड कि माइनर चाइल्ड कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकता है रजिस्ट्रेशन करके
इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। पर्सन ऑफ फुल एज कैपेसिटी हु आर सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ क्या है? ठीक है, कॉमनवेल्थ आप पढ़ते हो, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं वो जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यूके है, न्यूजीलैंड है, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो कॉमनवेल्थ में आती हैं। ठीक है, इनको स्पेशल प्रिविलेज दी गई। अगर कोई इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है, वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6। ठीक है, इस एक्ट में सेक्शन 6 में बाय नेचुरलाइजेशन के बारे में बताया है। ये फॉरेनर के लिए था। ठीक है, ये कंडीशन, तो इनकी कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि 12 साल का रेजिडेंस होना चाहिए, यानी कि 14 साल अगर वो इंडिया में रह रहा है, उसमें से 12 साल जो है उसको रहना पड़ेगा, यानी 11 साल एटलीस्ट रहा हो, और 1 साल, ठीक है, 12th ईयर उसको कॉन्टिन्यूसली इंडिया में ही रहना पड़ेगा, तब उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, और उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, गुड करेक्टर, इंटेंशन उसकी अच्छी होनी चाहिए कि वो इंडिया में रहना चाहता है। ठीक है, और किसी इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज भी उसको होनी चाहिए, और इन्हें सर्टिफिकेट मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इनको सर्टिफिकेट दिया जाता था। ओके, तो लास्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि सेक्शन 7 में इसके बारे में बताया गया है कि जब न्यू टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाया जाएगा, यानी कि जैसे प्रिंसली स्टेट हो, कोई रीजन को मर्ज किया गया हो, तब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन कौन लोग सिटीजनशिप बनेंगे इंडिया के। ओके, तो ये थे आपके एक्यूजिशन के वे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर छोड़ें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, देन अब चलते हैं मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप की तरफ, यानी कि किसी की सिटीजनशिप कैसे लूज हो सकती है, कैसे ख़त्म हो सकती है। तो इसके मेनली 3 तरीके हैं, बाय रिनंशिएशन, ठीक है, बाय टर्मिनेशन, बाय डेप्रीवेशन। तो एक एक करके इसको भी समझते हैं। सबसे पहले बाय रिनंशिएशन एक्ट सेक्शन 8 में बताया गया है। तो रिनंशिएशन का मीन होता है कि सिटीजनशिप को अपने आप छोड़ देना। ठीक है, खुद छोड़नी सिटीजनशिप को। जैसे अगर कोई इंडियन सिटीजन जो एडल्ट हो और मेंटली कैपेबल हो, ऑफिशियली डिसाइड करे कि वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, तो वो एक डिक्लेरेशन देकर अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। वॉलंटरीली, जो आपका रिनाउंस का मतलब होता है खुद छोड़ना। ठीक है, तो इसके बाद आती है माइनर चिल्ड्रन की टर्न। ठीक है, जब पेरेंट सिटीजन छोड़ देते हैं तो उसके साथ माइनर बच्चे भी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं रहते। ठीक है, लेकिन जब वो बच्चे 18+ हो जाते हैं तो एक डिक्लेरेशन देकर सिटीजनशिप वापस ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है टर्मिनेशन, जो एक्ट का सेक्शन 9 है। ठीक है, टर्मिनेशन यानी कि सेक्शन 9 में टर्मिनेशन के बारे में बताया है। ठीक है, अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले, ठीक है, वॉलंटरीली अक्वायर्ड कर ले, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। फॉरेन सिटीजनशिप कब ली, कैसे ली, ठीक है, ये सारे जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट वाज डिसाइड कि कैसे ली, कब ली, ये सब चीज़ें क्या होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। इसी के साथ बाय डेप्रीवेशन, जो सेक्शन 10 में बताया गया है, इसमें गवर्नमेंट किसी सिटीजन की सिटीजनशिप फोर्सफुली कैंसिल कर सकती है, यानी गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि सिटीजनशिप कैंसिल कर दे। ठीक है, अब सिटीजनशिप कैंसिल करने के रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये कि वो फ्रॉड, यानी कि इंडियन जो सिटीजनशिप है फ्रॉड, झूठे या गलत डॉक्यूमेंट दे के ले ली। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप फोर्सफुली कैंसिल कर सकते हैं। सेकंड, कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट डिसलॉयल्टी दिखाए, तब भी उसकी सिटीजनशिप कैंसिल हो सकती है।
वॉर के टाइम एनिमी कंट्री से इलीगल ट्रेडिंग करनी, कम्युनिकेशन किया हो तब भी उसकी सिटीजनशिप क्या हो सकती है, कैंसिल कर दी जाएगी। सिटीजनशिप मिलने के 5 साल, यानी कि कोई सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, और उसको रहते 5 साल हो गए हैं और 5 साल के अंदर वो इंसान 2 साल से ज़्यादा जेल में सज़ा काट चुका हो तो उसकी सिटीजनशिप भी क्या कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। ओके, और इसी के साथ अगर पर्सन 7 साल तक इंडिया से बाहर रह रहा हो और उसने ये नहीं बताया कि वो इंडियन सिटीजनशिप रखना चाहता है तो वो उसकी सिटीजनशिप भी कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से सिटीजनशिप एक्ट 1955 समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर बताएं। तो अब बात करते हैं अथॉरिटीज़ एंड प्रोसीजर्स कौन डिसाइड करते हैं। तो सिटीजनशिप रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कैसे फॉर्म फिल करवाना है, प्रोसीजर क्या है, डिक्लेरेशन देनी है, इन सब के फॉर्मेट के रूल भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं इसी के साथ ऑफेंसेस पेनल्टीज, ठीक है, यानी कि पनिशमेंट क्या होगी। पनिशमेंट की बात करेंगे, वो तो वो डिसाइड करेंगे कि किस क्राइम के लिए किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप लेने के लिए झूठी इंफॉर्मेशन दे, इसकी वजह से पनिशमेंट मिलेगी। फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट ले ले तो इसकी वजह से वो पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, इसी के साथ रूल्स अंडर द एक्ट, तो सेक्शन 18 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो सिटीजनशिप के लिए रूल बना सकता है। ठीक है, कैसे फॉर्म, कैसे प्रोसीजर करना है, कैसे फीस रखनी है रजिस्ट्रेशन की और कैसे नेचुरलाइजेशन देनी है, तो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो अभी इतना सारा हमने सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि इसकी महत्वता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट 55 लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिटीजनशिप बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहा गया है इस एक्ट में कि इस एक्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी इंडिया में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, कैसे रेगुलेट होगी, यानी सिटीजनशिप के प्रैक्टिकल रूल्स और प्रोसीजर इसी एक्ट से आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, इट डिस्टिंग्विश सिटीजनशिप फ्रॉम दी नेशनैलिटी। तो एक्ट ने सिटीजनशिप को नेशनैलिटी से क्लियरली अलग किया। इसने क्लैरिफाई किया कि सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है जिसमें राइट, ड्यूटीज और प्रिविलेजेस आते हैं। ठीक है, और नेशनैलिटी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है। इस तरह यूनियन गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल दिया गया सिटीजनशिप के मैटर पर। देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है बैलेंस्ड ज्यूस सोली, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, ज्यूस सोली और ज्यूस सिग्निसी दोनों को बैलेंस किया। ठीक है, तो ये है हमारे सिग्निफिकेंस। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट पास किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट की गई हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए महराज मास्टरी क्लासेस। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाय एवरीवन, जय हिंद।